सो हेलो एवरीवन, आई एम विनोद सिंह। वेलकम टू द करंट एग्जाम। इस क्लास में हम सितंबर 2024 का इकोनॉमी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं करंट अफेयर से, वो सारे हम डिस्कस करेंगे। ये क्लास आपकी यूपी पीसीएस, आरओ एआरओ और बीपीएससी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो डू इट राइट नाउ, अगर आप अभी देख रहे हो। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैश्विक और भारतीय स्वर्ण उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2022 में स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात सोने के प्रमुख निर्यातक थे। इट इज़ करेक्ट और नॉट, बताओ। तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, बिहार में भारत के प्राथमिक स्वर्ण अयस्क का सबसे बड़ा संसाधन है। ये भी बिल्कुल सही है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है, ये गलत है। सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता कौन है? चाइना फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, तो चाइना फर्स्ट है। और इंडिया का कौन सा स्थान है? इंडिया का सेकंड नंबर है। ठीक है, और थर्ड नंबर पे यूएस आता है, फोर्थ पे जर्मनी और फिफ्थ में थाईलैंड। ठीक है, तो आपको याद रखना है, फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे इंडिया आता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यह वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान के भीतर भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत है। बताओ, तो मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आसियान का मेंबर भी है और भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार भी है। तो अब इनमें से कौन सा होगा? सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, कौन होगा करेक्ट आंसर? तो ये सिंगापुर है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस के साथ बैठक की। इस वजह से क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो व्यापार और आर्थिक सहयोग के मामले में तो सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और दुनिया भर में छठा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। 2018-19 से सिंगापुर भारत के लिए एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सबसे बड़ा स्रोत रहा है। 2017-18 में भारत ने मॉरिशस से सबसे बड़ा एफडीआई आकर्षित किया था। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्धिक संपदा पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पुरस्कार वित्त मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। तो क्या ये सत्य है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, तो यह पुरस्कार उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाता है, तो ना कि वित्त मंत्रालय द्वारा। इन पुरस्कारों के मूल्यांकन के मुख्य मानदंड पेटेंट आवेदन, अनुदान और व्यवसायीकरण है। वार्षिक पुरस्कार व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों और उद्यमों सहित उन उपलब्धि प्राप्तकर्ताओं को मान्यता देता है जो बौद्धिक संपदा निर्माण और व्यवसायीकरण के लिए योगदान देते हैं, जो देश के आईपी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और रचनात्मकता और नवाचार को प्रोत्साहित करने में योगदान देते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया ये कैसे क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो अभी हाल ही में पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक कार्यालय ने बौद्धिक संपदा पुरस्कार 2024 के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में बन सकता है। स्टेटमेंट 2 क्या है? इन पुरस्कारों के मूल्यांकन के मुख्य मानदंड पेटेंट आवेदन, अनुदान और व्यवसायीकरण है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, चलो, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट, तकनीकी वस्त्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्हें प्राकृतिक और मानव निर्मित रेशों का उपयोग करके निर्मित किया जाता है, तो ये सत्य है। इनमें लागत, प्रभावशीलता, स्थायित्व, उच्च शक्ति और हल्के वजन जैसे गुण होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो तकनीक वस्त्रों को कपड़ा सामग्री और उत्पादों के रूप में परिभाषित किया जाता है जिनका उपयोग मुख्य रूप से उनके सौंदर्य या सजावटी विशेषताओं के बजाय उनके तकनीकी प्रदर्शन और कार्यात्मक गुणों के लिए किया जाता है। वे प्राकृतिक और साथ ही मानव निर्मित फाइबर का उपयोग करके निर्मित होते हैं जो उच्च दृढ़ता, उत्कृष्ट इंसुलेशन, बेहतर थर्मल प्रतिरोध आदि जैसे उन्नत कार्यात्मक गुणों को प्रदर्शित करते हैं। तो तकनीकी वस्त्रों में लागत, प्रभावशीलता, स्थायित्व, उच्च शक्ति, हल्का वजन, बहुमुखी प्रतिभा, अनुकूल, उपयोगकर्ता मित्रता, पर्यावरण मित्रता, रसद सुविधा आदि है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में ये क्वेश्चन था। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से लघु बचत साधन एसएसआई हैं? ठीक है, तो सार्वजनिक भविष्य निधि, पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सुकन्या समृद्धि योजना,
किसान विकास पत्र KBP, ठीक है। तो इनमें से कौन सा लघु बचत पत्र है, लघु बचत साधन है? तो वे केंद्र सरकार द्वारा प्रतिबंधित बचत साधनों का एक समूह है जिसका उद्देश्य नागरिकों को उनकी उम्र की परवाह किए बिना नियमित रूप से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र NSC, सार्वजनिक भविष्य निधि PPF, किसान विकास पत्र KBP और सुकन्या समृद्धि जैसे साधन शामिल हैं। इन योजनाओं के माध्यम से बचत करने वाले लोगों से जुटाई गई राशि केंद्र को दी जाती है और उसे राष्ट्रीय लघु बचत कोष नामक कोष में डाल दिया जाता है। सरकार हर तिमाही की शुरुआत में ब्याज दर को फिर से निर्धारित करती है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? डी होगा ना इसका, तो फिफ्थ का डी, ठीक है। तीनों कथन सही हैं, मतलब तीनों लघु बचत साधन में ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, वस्तु एवं सेवा कर परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। तो क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है। केंद्रीय वित्त मंत्री परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ये भी सत्य बात है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो वस्तु सेवा कर परिषद एक संवैधानिक निकाय है, आपको ये याद रखना है, जिसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A के तहत 2016 के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, के माध्यम से की गई। केंद्रीय वित्त मंत्री GST परिषद के अध्यक्ष हैं। GST परिषद GST से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर संघ और राज्यों को सिफारिश करती है, जिनमें कौन कौन से शामिल है? GST के अंतर्गत आने वाले कर, उपकर और अधिभार, GST के अधीन उससे छूट प्राप्त होने वाली वस्तुएं और सेवाएं, आदर्श GST कानून, लेबी के सिद्धांत और IGST का विभाजन, कर की दरें, सीमा, विशेष प्रावधान और GST से संबंधित कोई अन्य मामला, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है 2016 से ये लागू हुआ था, नहीं 2016 में इसकी स्थापना की गई थी और 2017 जुलाई से ये लागू हुआ था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां PACS के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक गांव में केवल एक प्राथमिक कृषि ऋण समिति हो सकती है। अब बताओ इसका क्वेश्चन बताओ, ये गलत है, ठीक है। देखो, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां गांव स्तर की सहकारी ऋण समितियां हैं जो त्रिस्तरीय सहकारी ऋण संरचना में अंतिम कड़ी के रूप में कार्य करती हैं। तो एक गांव में कई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हो सकती हैं। सेकंड, वे कोर बैंकिंग प्रणाली से जुड़े होते हैं, जबकि देखो तो ये जबकि राज्य सहकारी बैंक SSB और जिला केंद्रीय सहकारी बैंक DCCB कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर से जुड़े हैं। PACS नहीं, मतलब ये नहीं जुड़ा, बाकी सब जुड़े हैं, ठीक है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्राथमिक कृषि ऋण समितियों को धन उपलब्ध कराना है। तो ये करेक्ट है जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे 1988 में एक वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था, ये तो गलत है ना। तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसे सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियां दी गई थी, ठीक है। यह भारत में प्रतिभूतियों और पूंजी बाजारों के लिए नियामक प्राधिकरण है, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, ठीक है इसका। चलो नेक्स्ट करते हैं। सेबी का प्राथमिक लक्ष्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना, प्रतिभूति बाजार को बढ़ावा देना और विनियमित करना और इसके व्यवस्थित कामकाज को सुनिश्चित करना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय घाटा को परिभाषित करता है? फिस्कल डेफिसिट क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो फिस्कल डेफिसिट क्या है? एक वित्तीय वर्ष के दौरान उधार को छोड़कर कुल बजट प्राप्तियों पर कुल बजट व्यय का अधिक, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला देख लो पहले, राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण सृजन पूंजी प्राप्तियां, ठीक है, ये होता है। तो 2024-25 के केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री ने कहा 2026-27 से हमारा लक्ष्य हर साल राजकोषीय घाटे को कम करना है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि केंद्र सरकार का ऋण सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कम हो।
भाषण में यह भी कहा गया कि केंद्र का राजकोषीय घाटा 24-25 में अपने बजटीय स्तर पर 4.9% से घटकर 25-26 में सकल घरेलू उत्पाद को 4.5% हो जाएगा। तो इस वजह से ये चर्चा में बना हुआ है। तो राजकोषीय घाटा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उधार को छोड़कर कुल बजट प्राप्तियों पर कुल बजट व्यय की अधिकता के रूप में परिभाषित किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। इस क्वेश्चन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल सत्य बात है। पश्चिम बंगाल देश का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, तो ये गलत है। आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा मछली उत्पादक है, उसके बाद पश्चिम बंगाल और गुजरात का स्थान है। तो पश्चिम बंगाल का सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर पर गुजरात है और फर्स्ट नंबर पर वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। भारत मछली और मत्स्य उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 के बीच मात्रा कम 26.73% बढ़ा है। ठीक है, तो निर्यात के मामले में चौथा स्थान है भारत का, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 11, खुदरा मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को संदर्भित करता है, जिसे आमतौर पर एक विशिष्ट अवधि में मापा जाता है। क्या ये सत्य है? देखो, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। खुदरा मुद्रास्फीति से तात्पर्य उन वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि से है जिन्हें उपभोक्ता खरीदते हैं, जिसे आमतौर पर एक विशिष्ट अवधि में मापा जाता है। इसे अक्सर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का उपयोग करके मापा जाता है, जो समय के साथ उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की एक टोकरी की लागत में परिवर्तन को ट्रैक करता है। ठीक है, जब खुदरा मुद्रास्फीति बढ़ती है तो इसका मतलब है कि जीवन यापन की लागत बढ़ रही है, जो घरेलू बजट और क्रय शक्ति को प्रभावित कर सकती है। इसके विपरीत कम या नकारात्मक खुदरा मुद्रास्फीति धीमी आर्थिक गतिविधि या कीमतों में गिरावट का संकेत दे सकती है। मुद्रास्फीति को मापने के लिए हम अनुमान लगाते हैं कि पिछले वर्ष की समान अवधि में प्रतिशत परिवर्तन के संदर्भ में CPI में कितनी वृद्धि हुई है। ठीक है, तो आप समझ गए ना ये रिटेल इन्फ्लेशन क्या है। मतलब डेली यूज की चीज़ों में जो बढ़ोतरी होती है रेट में, महंगाई, उसी को खुदरा मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। ठीक है, इसके जो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन डार्क पैटर्न से संबंधित नहीं है? उपयोगकर्ताओं को तत्काल लेकिन गलत समय सीमा के साथ गुमराह करना। तो डार्क पैटर्न है क्या? नहीं है, मतलब ये तो है। ठीक है, नियमों और शर्तों के जाल में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना, ये भी है। स्पष्ट और सुलभ ग्राहक सहायता विकल्प प्रदान, बिल्कुल भी नहीं, गलत है ये। तो वास्तविक लोगों को लागतों को अस्पष्ट करने के लिए भ्रामक भाषा का उपयोग करना, तो ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो डार्क पैटर्न है क्या? तो डार्क पैटर्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा ग्राहकों को गुमराह करने और उन्हें सही विकल्प चुनने से रोकने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भ्रामक रणनीति है। मानव मनोविज्ञान और चतुर डिजाइन का फायदा उठाकर डार्क पैटर्न उपभोक्ताओं की कीमत पर कंपनियों को लाभ पहुंचाते हैं। आम डार्क पैटर्न में उपयोगकर्ताओं को खरीदारी करने के लिए जल्दबाजी करने की झूठी भावना पैदा करना, वेबसाइटों के भीतर सदस्यता रद्द करने का छिपाना और उपयोगकर्ताओं को गुमराह करने के लिए भ्रामक भाषा का उपयोग करना शामिल है। ये रणनीति अनैतिक है और डिजाइन प्रक्रिया की अखंडता को कमजोर करती है। ये प्रथाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत अनुचित व्यापार प्रथाओं की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, यांगजी नदी पर चीन में थ्री गॉर्जेस बांध दुनिया का सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन है। व्हाट डू यू थिंक? इट इज करेक्ट। ओके, भाखड़ा नांगल बांध भारत का सबसे पुराना जल विद्युत संयंत्र है, बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें सबसे पुराना कौन से है? सिद्रापोंग। सिद्रापोंग जो वेस्ट बंगाल में है, इसे 1897 में बनाया गया था। और कितनी क्षमता है इसकी? 130 किलोवाट क्षमता का था। ठीक है, तो ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निधि कंपनियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निधि कंपनियों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत अधिनियमित किया जाता है, तो ये बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है।
निधि कंपनियां मुख्य रूप से अपने सदस्यों के बीच पैसे उधार लेती हैं और उधार देती हैं और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 406 द्वारा शासित होती हैं। तो ये करेक्ट है, ठीक है। निधि कंपनियां आम जनता से पैसे उधार ले सकती? बिल्कुल नहीं। निधि कंपनियों को बनाने के लिए न्यूनतम 1 करोड़ की पूंजी की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। तो निधि कंपनियां कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 406 द्वारा शासित होती हैं और अपने सदस्यों के बीच पैसे उधार लेने और देने का काम करती हैं। वे आरबीआई द्वारा विनियमित नहीं हैं और उन्हें 1 करोड़ की नहीं बल्कि 10 लाख की न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, परिशुद्ध खेती के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। यह कृषि प्रबंधन का एक दृष्टिकोण है जो यह सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है कि फसलों और मिट्टी को ठीक वही मिले जिसकी उन्हें आवश्यकता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। कठोर परिशुद्ध कृषि में जीपीएस, रिमोट सेंसिंग और परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी जैसी सभी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो परिशुद्धता खेती पीएफ, ठीक है, खेत प्रबंधन का एक दृष्टिकोण है जो यह सुनिश्चित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है कि फसलों और मिट्टी को ठीक वही मिले जो उन्हें इष्टतम स्वास्थ्य और उत्पादकता के लिए चाहिए। पूरे क्षेत्र में समान इनपुट लागू करने के बजाय दृष्टिकोण का उद्देश्य दीर्घकालिक लागत लाभ को अधिकतम करने के साथ साथ किसी भी बर्बादी को रोकने के लिए उन्हें साइट विशिष्ट आधार पर प्रतिबंधित और वितरित करना है। पिछले कुछ दशकों में पीएफ के लिए कोई तकनीकें विकसित की गई, उन्हें नरम और कठोर में विभाजित किया जा सकता है। नरम परिशुद्धता कृषि फसलों के दृश्य अवलोकन और सांख्यिकी और वैज्ञानिक विश्लेषण के बजाय अनुभव और अंतर्ज्ञान के आधार पर मिट्टी प्रबंधन निर्णयों पर निर्भर करती है। कठोर परिशुद्धता कृषि जीपीएस, रिमोट सेंसिंग और परिवर्तनीय दर प्रौद्योगिकी जैसे सभी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1960-61 से 2023-24 पत्र के निष्कर्षों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2023-24 में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु मिलकर भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% हिस्सा होंगे। तो यह क्या ये सत्य है? ये भी बिल्कुल सही बात है। 1960 के दशक से गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक रही है। तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो ये रिपोर्ट क्या आई थी, भारतीय राज्यों का सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन 1960 से 2023-24 तक। पिछले 6.5 दशकों में राज्यों के सापेक्ष आर्थिक प्रदर्शन की जांच 2 संकेतकों भारत के सरल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी और सापेक्ष प्रति व्यक्ति आय का उपयोग करके की जाती है। तो 2023-24 में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु मिलकर भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 30% हिस्सा बनाया। तो कथन 1 सही हो गया जो मैंने बताया अभी। इसके अलावा 1991 के बाद सभी दक्षिणी राज्यों की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक हो गई। महाराष्ट्र ने लगभग पूरी अवधि के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक हिस्सेदारी बनाए रखी। गुजरात की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ने लगी। 2001 में 6%, 6.4% से 22-23 में 8.1% तक। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों की प्रति व्यक्ति आय 1960 के दशक से राष्ट्रीय औसत से अधिक रही, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 17, नागा किंग चिली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नागा किंग चिली को 2006 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा दुनिया की सबसे तीखी मिर्चियों में से एक के रूप में प्रमाणित किया गया था। तो ये करेक्ट है, ठीक है। इसे 2008 में भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त हुआ और इसकी खेती मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी राज्यों में की जाती है, जो कि गलत है। तो इस मिर्च को 2008 में जीआई टैग मिला। इसकी खेती मुख्य रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों जैसे नागालैंड, असम, मणिपुर में की जाती है, दक्षिणी में नहीं। तो नॉर्थ ईस्ट में की जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, यह किसी कंपनी द्वारा किसी बाहरी कभी कभी अभूतपूर्व घटना से प्राप्त लाभ पर कर लगाने के लिए बनाया गया है। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन संघर्ष के परिणाम स्वरूप ऊर्जा मूल्य वृद्धि, ठीक है। तो
क्या है बताओ, ये कौन सा किस कर के बारे में बात कर रहे हैं? तो ये विंडफॉल कर है, इसके बारे में देखो समझते हैं। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स को घटाकर प्रति टन शून्य कर दिया है। विंडफॉल टैक्स है क्या? तो विंडफॉल टैक्स किसी कंपनी द्वारा किसी बाहरी कभी कभी अप्रत्याशित घटना से प्राप्त होने वाले मुनाफे पर कर लगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस यूक्रेन संघर्ष के परिणाम स्वरूप ऊर्जा की कीमतों में वृद्धि। ये ऐसे लाभ हैं जिन्हें फर्म द्वारा सक्रिय रूप से किए गए किसी निवेश रणनीति या व्यवसाय के विस्तार के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ठीक है, तो ये विंडफॉल कर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में डेयरी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भारत दुनिया में दूध का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। ये गलत है। भारत दूध में दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो 2021-22 में वैश्विक दूध उत्पादन में 24% का योगदान देता है। तो शीर्ष 5 दूध उत्पादक राज्य राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश हैं। ये 53.11% योगदान करते हैं ये राज्य। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड के कारण देश भर में दूध उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि होती, ये करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। तो भारत में श्वेत क्रांति, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, दूध उत्पादन बढ़ाने और देश की दूध की कमी के मुद्दों को दूर करने के लिए लागू किया गया एक महत्वपूर्ण डेयरी विकास कार्यक्रम था। इसे 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा वर्गीज कुरियन के नेतृत्व में लॉन्च किया गया था, जिन्हें अक्सर श्वेत क्रांति का जनक कहते हैं। तो श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में सहकारी क्षेत्र और श्वेत क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो श्वेत क्रांति 2.0 का लक्ष्य महिला सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2029 तक दूध की खरीद को बढ़ाकर 1000 लाख किलोग्राम प्रतिदिन करना है। तो ये करेक्ट था। मार्गदर्शन के तहत 2029 तक 5 लाख नई बहुउद्देशीय प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित करने का लक्ष्य है। ये तो गलत है। ठीक है, तो मार्गदर्शन पहल का लक्ष्य, ये मार्गदर्शन पहल जो चली थी 5 लाख नहीं बल्कि 2 लाख नई पीएसीज, डेयरी और मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापित करना था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। शेयर बाजार में वायदा और विकल्प ऐसे अनुबंध हैं जो अपनी कीमत अंतर्निहित परिसंपत्ति से प्राप्त करते हैं। जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है ना शेयर बाजार में, आप लोग पैसे कमाने के लिए करते हो, उसके बारे में। ठीक है, तो ये करेक्ट है। तो वायदा अनुबंध में खरीदार के पास परिसंपत्तियां खरीदने का दायित्व होता है, लेकिन विकल्प अनुबंध में ग्राहकों के पास परिसंपत्तियां खरीदने का कोई दायित्व नहीं होता। तो ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो अभी क्या हुआ है, सेबी हाईलाइटेड द हाई परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल F&O ट्रेडर्स इनकरिंग लॉसेस अंडरस्कोर द रिस्क एसोसिएटेड विद ट्रेडिंग इन डेरिवेटिव्स। मतलब भी काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था, तो इस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस आर डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स हुज वैल्यू इज बेस्ड ऑन देयर अंडरलाइंग एसेट्स। ओके, तो फ्यूचर्स आर एग्रीमेंट्स टू बाई और सेल एट अ प्रीडिटरमाइंड प्राइस एंड डेट, while options grant the right but not the obligation to buy or sell within a specified time frame। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए पात्र हैं? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग PSL, कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, शिक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा। तो कौन सा होगा? तो ये चारों ठीक है। तो 1, 2, 3 एंड 4 ये चारों जिम्मेदार हैं। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण क्या है? प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या है? तो प्राथमिकता क्षेत्र ऋण भारतीय रिजर्व बैंक की एक पहल है जिसके तहत बैंकों को अपने फंड का एक निश्चित प्रतिशत उन क्षेत्रों को उधार देना होता है जिन्हें अन्यथा पर्याप्त ऋण नहीं मिल रहा है। RBI समय समय पर उन क्षेत्रों को अपडेट करता है जो PSL के लिए पात्र हैं, साथ ही ऋण सीमा भी बताता है। PSL के लिए पात्र क्षेत्रों में शामिल कृषि, सूक्ष्म लघु मध्यम उत्पाद, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। केंद्रीय रेशम बोर्ड कृषि मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। तो ये सत्य बात है। ठीक है, नहीं सॉरी,
देखो इसके बारे में जान लो। केंद्रीय रेशम बोर्ड संसद के एक अधिनियम के तहत 1948 में स्थापित एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, तो केंद्रीय कृषि मंत्रालय के तहत नहीं, ये संसद से बनाया गया था। यह कपड़ा मंत्रालय के अधीन है, काम करता है और भारत के रेशम उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सीएसबी भारत सरकार को रेशम उत्पादन और रेशम उद्योग से संबंधित सभी मामलों पर सलाह देता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक है, जो 2023 में वैश्विक रेशम उत्पादन में 42% का योगदान देता है। और भारत में सभी प्रकार की, मतलब 5 प्रकार की रेशम होती है और सभी 5 प्रकार की रेशम पाई जाती है। देखो इसमें 4 ही बताई गई हैं, बट एक और होती है, उसके बारे में आपको मैंने शायद पिछली क्लास में कराया था, तो आप देख सकते हो। कर्नाटक भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 2 और 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चीन दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद वियतनाम है। तो ये गलत है। ठीक है, तो चीन दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसके बाद भारत, बांग्लादेश और इंडोनेशिया का स्थान आता है, ना कि वियतनाम का। भारत चीन के साथ मिलकर दुनिया के चावल उत्पादन को आधे से ज़्यादा हिस्सा पैदा करता है और भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है, जो 2023 के दौरान दुनिया की कुल चावल निर्यात का 33% हिस्सा होगा। ठीक है, उत्पादन में सेकंड नंबर पे है, टॉप पे चीन है, बट चीन के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं और उतना निर्यात नहीं कर पाते, बट भारत सब टॉप पे निर्यातक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। आई होप आपको सारी चीज़ें कन्फर्म हो गई होंगी, समझ आ गई होंगी, और आपकी पीसीएस और आरओ के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।